हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज हम पढ़ाने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। तो आज हम पहला पढ़ने वाले हैं खोटा का साहित्यकार के बारे में। तो खोटा का ऐसे साहित्यकार के बारे में जानेंगे जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ही बड़ा अपना रोल निभाए और उनका जो कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, ये इतना ही मार्मिक है कि लोगों को अंदर से झकझोर कर रख देता है, सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इतना इनका जो लिखा हुआ हर कृति इतना मार्मिक होता है। तो चलिए बिना समय गंवाएं स्टार्ट करते हैं। ये पहला खोटा साहित्यकार के बारे में जानेंगे और ये नाम है इनका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। अब इनका नाम का भी बड़ा ही प्रभाव है, व्याकुल, यानी ये ऐसे व्यक्ति है जो अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए एकदम पूरी तरह व्याकुल हो उठते हैं, खून खौल हो उठता है जब देखते हैं वहाँ लोगों के सताया हुआ जा रहा है तो इनसे रुका नहीं जाता है और ये भी आज़ादी की लड़ाई में एकदम यानी कि पार्टिसिपेट हो जाते हैं। तो इसमें चलिए जानते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। इनका उपनाम है व्याकुल। व्यक्तिगत परिचय जानेंगे। जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी को हुआ। फिर उपनाम इनका व्याकुल है। पता इनका कहाँ है, इनका गांव तो माथाडी गिरिडीह इनका पहला है, यानी जहाँ पे ये जन्म लिए। लेकिन बाद में इनका परिवार जो है हजारीबाग के विशुनगढ़ में आकर बस गए। यानी बाद में जैसे लोग होते हैं, एक तो पहला पुरखौती गाँव होता है और फिर बाद में लोग क्या करते हैं कि अपना पढ़ाई के लिए तो फिर वहाँ पे उनका काम पड़ जाता है तो वहाँ पे फिर आकर रहते फिर वहाँ पे ज़मीन खरीद के फिर के अपना मकान बना लेते हैं, रहने लगते हैं। तो इनका कहाँ भी है, बाद में हजारीबाग के विशुनगढ़ में भी आके बसे हुए हैं। पिता का नाम बलदेव उपाध्याय, पिताजी का नाम बलदेव उपाध्याय है। माता का नाम शांति देवी और इनके दादाजी का नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय है। मृत्यु 17 सितंबर 1984। प्रमुख कृतियाँ जानेंगे, उर्दू और हिंदी में है। तो सफ़र का साथी एक कविता संग्रह है। क्लाम ए व्याकुल ये कविता संग्रह है। त्राण ए व्याकुल ये भी कविता संग्रह है। छोटा नागपुर ये भी कविता संग्रह है। खोटा में जानेंगे, ये पढ़ रहे थे हिंदी और उर्दू से संबंधित। अब खोटा में जानेंगे बादल ध्वनि मधुर ताल एक गीत संग्रह है। उसके बाद है मादल जो है वो गीत संग्रह है। किसानों का अंतर्नाद ये भी गीत संग्रह है। जब भी खोटा भाषा साहित्य का नाम आता है तब अनायास ही भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का नाम सामने चला आता है। खोटा भाषा साहित्यकार की मध्यकालीन साहित्यकार जो हैं और प्रखर वक्ता भी है। संगीतकार, गीतकार, कवि, ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। ये क्या क्या है देख लीजिए आप लोग, यदि आएगा क्वेश्चन में तो ये तो एक कहानीकार भी है, संगीतकार भी है, साहित्यकार भी है, गीतकार भी, कवि भी है और साथ में क्या है, स्वतंत्रता सेनानी भी है। कौन? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। आगे जानेंगे व्याकुल जी उस समय खोटा के गीत और कविता का मंचों का पाठ करते थे जिस समय खोटा भाषा का प्रयोग सभा सोसाइटी में करना लोग ठीक नहीं समझते थे। देखिए और जगह लोग रीजनल लैंग्वेज बड़ा ही गर्व के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन खोटा में लोग क्या करते हैं, यदि अपना रीजनल लैंग्वेज के बोलना यानी अपने आप को नीच टाइप के समझते। उस समय भी, अब तो करने लगे लोग, लेकिन उस समय लोग ऐसा समझते थे कि सभा में हम बोलेंगे तो पता नहीं मेरा इमेज डाउन हो जाएगा, क्या होगा। जबकि गर्व होना चाहिए, अरे भाई मेरा तो ये रीजनल लैंग्वेज है, हम क्यों नहीं, ये तो मेरा मैकुरवा भाषा है, क्यों नहीं करें। और उस समय इन्होंने किए थे, किन्होंने? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। इन्होंने अपनी मातृभाषा को ऊंचा दर्जा देते हुए कई प्रसिद्ध रचनाएं खोटा भाषा में करने का काम किए हैं और आज भी लोगों की जुबान पर है। छौआ दुलार कविता, इनका कविता छौआ दुलार है। देखिए इसकी एक वानगी है जिसमें वे समाज के विकास के लिए शिक्षा के मार्ग पर चलते चलते बच्चों को देखकर प्रसन्न होते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए अपने गांव घर से बाहर निकलते हैं तो इनको इतना ही अच्छा लगता है और उसी पर इन्होंने लिखे भी हैं आगे कविता जो है छौआ दुलार नाम उनको। बच्चों के हाथों में पेंसिल, आँख में किताब दबा हुआ
और वो स्कूल जा रहे हैं, जिसका वर्णन करते हुए लिखे हैं। अब देखिए वर्णन किस प्रकार से किए हैं कि हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़िल गेल, सुन गे अखली सुन गे खगिया ऊँच करेजा आजे भेल। इनका कहना है कि लोग बच्चे को कैसे प्यार से बुलाते हैं, ए बाबू, ए हमर सोना, ए हमर सुगा, ऐसे करके बुलाते हैं ना, तो वही बोल रहे हैं कि पढ़ने के लिए जा रहा है और अपनी गांव वालों को बोल रहा है, किसी का नाम है अखली और खगिया, तो वही बोल रहा है सुनो आज मेरा ऊँच करेजा हो गया, मतलब हृदय है वो गदगद हो गया है, मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बच्चे ही हमारे भविष्य के निर्माता हैं, कल जा कर के वही तो नया भारत का निर्माण करेंगे। तो वही इनका मानना है। इस तरह कविता में उनकी प्रगतिशील विचारधारा साफ झलकती है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कविता में। व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी को गिरिडीह के समीप माथाडी नामक गांव में हुआ था। तो आप लोग जान गए कि कब हुआ था इनका जन्म, 17 मार्च 1908 को। और कहाँ पे? गिरिडीह का समीप जगह का नाम था माथाडी, वहाँ में हुआ था। और बाद में तो बताए थे कि इनका परिवार जो थे हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ में आकर रहने लगे। व्याकुल जी जब 6 माह के थे तभी उनके पिता पंडित बलदेव उपाध्याय का देहांत हो गया। इनका देखभाल इनकी दादा जो थे पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने किया। अब देखिए जब क्या होता है कि पहाड़ों दुखों का पहाड़ टूटता है तो बड़ा देखता नहीं कि बच्चे छोटा उम्र है कि बड़ा उम्र है, ये भगवान की अपनी ही ये लीलाएं हैं कि जन्म दिए हैं, उसे तो एक दिन फिर लेगना ही लेगना है। बट एक होता है कि आदमी को एजेड होने के बाद यदि बच्चे भी थोड़ा बड़े हुए हैं और मृत्यु हो जाता है तो उस समय वो संभल जाता है। लेकिन दूध मुहा बच्चा है जो दूध पी रहा है, अभी मात्र 6 ही महीने हुआ है, वो बाहरी खाना भी नहीं खा रहा है, और उस पे उसी समय यदि सिर से उसके पिताजी का साया यदि उठ जाए तो आप सोच सकते हैं जिसके साथ बीतता है वो कितना ही यानी दुखद, यानी क्या बोले, दुखद समय होता है। तो चलिए फिर आगे जानते हैं। उसके बाद है कि अपने दादा से ही सबसे पहले इन्होंने भाषा व्याकरण का ज्ञान पाया। कि इन्होंने भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी ने, जब वे 11 वर्ष के थे और 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तब इनका घर में मन नहीं लगा और वे घर से भागकर काशी चल गए। अब सोचिए अभी 5 क्लास का बच्चा, अभी कुछ दुनियादारी जानते नहीं, लेकिन उस समय देखिए इनका नॉलेज कहाँ पे था, एकदम आसमान में था। इनको मन नहीं लगा तो घर से भी भाग गए थे। हालांकि कुछ दिनों के बाद वे लौटकर घर आए, लेकिन फिर क्या हुए कि आँख खुला तो फिर घर उठ आने चले आए। मगर इस क्रम में उन्होंने दुनिया को बड़े नज़दीक से देखा और जाना। और उस समय इन्होंने उतने ही उम्र में क्या होता है कि जो चीज़ किताबों में, यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय थी, कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं होता है, वो चीज़ जब बचपन में ही थोड़ा दुखों का पहाड़ टूटता है तो लोगों को अपने आप समझ में आता है कि क्या ज़िंदगी है। व्याकुल जी सिर्फ खोटा में ही नहीं हिंदी और उर्दू में भी रचना करते थे। अपनी गीतों और कविताओं के जरिए वो लोगों को जानने का काम करते थे और अपने देश, मातृभाषा तथा लोगों के प्रति उनके मन में दर्द और प्रेम था। वह समय अंग्रेजी शासन का था, पूरा देश अंग्रेजों के शोषण और गुलामी से त्रस्त था। ऐसे समय में हमारे व्याकुल जी सरीखे लोग भला कैसे चुप रख सकते हैं। अब देखिए हमारे देश में समय क्या था कि पूरी तरह अंग्रेज लोग क्या थे, देश को गुलाम किए हुए थे, शासन बनाए बैठे हुए थे, लोग आज़ाद नहीं थे, पूरी तरह इनके अधीन में थे, जिसके कारण जिनके भीतर पहले से राष्ट्रवादी खून उबाल मार रहा हो। वह समय आया जब पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का विपुल बज उठा। हमारे व्याकुल जी भी क्रांति के रास्ते पे चल पड़े। इस क्रम में उन्हें कई बार भी जेल जाना पड़ा। अब सोचिए ये ऐसे क्रांतिकारी वीर थे कि इन्होंने कितने बार जेल गए, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनके रग रग में देश का प्रेम एकदम उमड़ उठ रहा था, भरा हुआ था। वह समय जब 1930 का था कि क्रांति करने की वजह से हजारीबाग जेल में बंद थे। अब देखिए उसी क्रम में 1930 ईस्वी में हमारे ये व्याकुल जी थे, वो कहाँ बंद थे, हजारीबाग जेल में। और वहाँ पे भी एक से एक महान लोगों से भी मुलाकात होता है। इनकी मुलाकात हिंदी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान रामवृक्ष बेनीपुरी जी हुई।
तो ये क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी क्या हैं, ये हिंदी के बड़े ही अच्छे विद्वान हैं और पढ़े भी होगी 9-10 इनका बुक। फिर बेनीपुरी जी के संग इन्होंने जेल में कुछ समय काटा। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का प्रभाव व्याकुल जी पर पड़ा। लोग बोलता है ना, जैसा संगति वैसी मति गतिमति, सब वेद्यता परिवेश वेकता सदा ही वैसा ही, जैसा वातावरण काल और देश वैसा हो जाता है कि संगति का प्रभाव भी होता है। लोग बोलते भी है संगति से गुण आता है, संगति से गुण जाता है। तो ये अच्छे लोगों के प्रभाव में रहने से अच्छा गुण आता है, बुरे के प्रभाव में रहने से बुरे गुण। तो उस तरह से इन्होंने क्या किए कि ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी ऑलरेडी क्या थे, हिंदी के एक महान ही क्या बोलिए लेखक हैं। तो उनका भी प्रभाव व्याकुल जी पर पड़ गया। बेनीपुरी जी उस समय जेल में हस्तलिखित कैदी नामक पत्रिका निकाले थे। और बेनीपुरी जी क्या निकाले थे, रामवृक्ष बेनीपुरी कैदी नामक पत्रिका निकाले थे। इसी पत्रिका में भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की पहली रचना कवि व्याकुल के नाम से प्रकाशित हुआ। और ये जो बेनीपुरी जी लिखे थे, कैदी नामक पत्रिका निकाले थे, तो उसमें ये व्याकुल जी का नाम भी क्या हुआ, कवि के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात इनकी लिखी कविताएं लगातार जो नाम है वर्तमान, कर्मवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र और हिंदू, पंच हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति जैसे हिंदी उर्दू पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। अब जानेंगे माखनलाल चतुर्वेदी ने इनके विषय में क्या कहा है। एक तो जान गए कि इनका व्याकुल के जी के नाम जो है कवि के नाम से प्रकाशित कब हुए थे, कैदी और कोकिला बोलते कैदी नामक पत्रिका। और कैदी और कोकिला जो माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखे हैं 9th क्लास में, उसमें जो है देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी उसमें पूरी तरह एक कैदी का वर्णन किए हुए हैं कि किस तरह से कैदी जेल में जाते हैं और किस तरह से मुसीबत होता है, तो किस तरह उनके सामने छोटे से 10 फुट का संसार टाइप के नज़र आता है और वहीं पे उनको जीना खाना रहना रहता है। और 9th क्लास का थोड़ा समय कविता का पंक्ति भी डालना चाहती हूँ जिसमें है कि कैदी और कोकिला में कि क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, कोकिला बोलो तो तुम्हें मुझे हरियाली डाली, मुझसे नसीब कोटी गाली, काली तेरा पल यानी पूरी नब्बर का संसार, मेरा पल भर का संसार, तुम्हारे गीत कहावे वाह, मेरा गाना भी यहाँ गाना है गुना, देख विस माता तेरी मेरी बजा रही है तिस पर रणवेरी। तो इस तरह से क्या है कविता है 9th क्लास में, हम तो बहुत थोड़ा सा पंक्ति आप लोग के बीच रखें। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी था, वहाँ था कि कैदी है किस तरह से 10 फुट के संसार में बैठ के मुसीबत यानी उन्हें बाहर निकलना नहीं है, उतना ही के दुनिया देखना है। लेकिन कैदी को बोल रहे कि तेरा तो तुम कू करके गाती हो, तो तेरा तो गाना लोगों को बड़ा पसंद है, लेकिन हम तो यहाँ गा भी नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए तो पूरी संसार है लेकिन मेरे लिए तो 10 फुट का संसार है। इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी जी जो कविता है मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया था, अच्छा भी लगता है, एकदम दिल को मार्मिक कर देता है, छू जाता है पूरी तरह से अंतर। फिर ये कवि जो है वो क्या है, राष्ट्रीयता इनमें से कूट कूट कर भरी हुआ था। फिर ये नोट 1940 ईस्वी के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन को सफल बनाने में व्याकुल जी का भी योगदान था। आज़ादी की लड़ाई के सिलसिले में व्याकुल जी 1925 में कांग्रेस से जुड़े हुए और ये गांधीवादी अर्थात नरम दल विचारधारा वाले कांग्रेसी थे और ये नरम दल वाले थे। उसमें भी कांग्रेस में भी सब हुआ था तो नरम दल और गरम दल के थे, लेकिन नरम दल वाले थोड़ा सोच समझ कर काम किया करते थे। गरम दल वाले वो जो होगा देखा जाएगा इसे करके चलता था। तो हजारीबाग के पहले सांसद जो थे राम नारायण सिंह व्याकुल जी को बहुत सम्मान देते थे। और हजारीबाग का पहला संसद का नाम क्या है, राम नारायण सिंह। वो व्याकुल जी को बहुत ही सम्मान देते थे। और बाबू राम नारायण सिंह जो थे वो क्या थे, व्याकुल जी को राष्ट्र कवि कहकर पुकारते थे। और ये क्या पुकारते थे, राष्ट्र कवि कह के पुकारते थे। कौन, बाबू राम नारायण सिंह। साथ रहकर कांग्रेस का प्रचार क्या किए थे, प्रचार। इस सिलसिले के दौरान इनकी मुलाकात सरस्वती सुशीला देवी के साथ हुई है। और फिर यह मुलाकात जो है प्रेम से प्रेम विवाह में बदल गई है। सरस्वती सुशीला एक विधवा महिला थी और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की भतीजी थी।
और इस प्रकार से हमारे ब्राह्मण व्याकुल जी ने अंतर्जातीय विवाह कर लिया। उस समय समाज में रूढ़िवादिता और जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत चरम पर था। 1925 ईस्वी में व्याकुल जी गांधी जी के संगत में आए और क्रांति के साथ साथ हरिजन उत्थान के काम में लग गए थे। अंतर्जातीय विवाह के कारण इनको समाज में खूब विरोध का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी इनके मन में ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध बढ़ता गया और व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 को हम लोगों को छोड़कर चले हो गए इस दुनिया से विदा हो गए। तो आप देखें कि किस प्रकार से हमारे व्याकुल जी थे। नाम भी किसी लोगों का जानते हैं, नाम का भी बड़ा ही फर्क पड़ता है। उसी तरह हमारे व्याकुल जी का नाम ही है व्याकुल, मतलब इनका मन हमेशा व्याकुल हो उठता है जब भी देखते हैं कि हमारे देश के प्रति लोगों क्या है अंग्रेज पूरे तरह अपना नज़र गड़ाए हुए हैं। तो उस समय भी पूरी तरह इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिए, चाहे इन्हें जितना भर भी जेल जाना पड़ा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उतने ही तक नहीं छोड़े जहाँ तक कि समाज के रूढ़िवादिता को इन्होंने तोड़ने का काम किया। जब ये क्या हुआ कि इंटरकास्ट तो शादी किए, बट ऐसी महिला से किए जो इनका पहले से विवाह हो चुका था और उनके पति का देहांत हो गया था, तो विधवा थी और वैसे से इन्होंने शादी किया। वो देखना चाह रही थी वो समाज में जो था ऊंच नीच जाति पाति का ये भेदभाव था, उनको ये तोड़ना चाहे, उसके लिए तो पहला व्यक्ति रहेगा, उन्हें तो कष्ट उठाना पड़ता है। तो पहले व्यक्ति थे, तभी तो इनको देख के इनके पद चिन्हों पे और दूसरा यानी लोग भी चलेंगे। अब जानेंगे इनका व्याकुल जी की रचनाएं किस प्रकार से है। खोटा भाषा को साहित्य के रूप देने का भागीदारी प्रयास व्याकुल जी ने किया है। उसके बाद जानेंगे उस समय से इनकी रचनाएं विष्णुगढ़ की सुखद खोटा साहित्य कुटीर से प्रकाशित हो रही थी। अब देखिए इनका कहाँ से है, विष्णुगढ़ के सुखद खोटा साहित्य कुटीर से प्रकाशित होती थी, ये हो रही थी। इनकी रचनाएं में भी प्रेम, राष्ट्रवाद, विरह, ज्ञान और माँ का महत्व के साथ साथ दुलार का भाव देखने के लिए मिलता है। देखिए इस तरह से इनका कविता में मिलता है। व्याकुल जी में राष्ट्रवाद कुट कुट कर भरा था, वो तो देखने से ही लग रहा है कविता कहानी से, जैसा कि उनकी रचना में दिखता है। इनका नमूना देखिए तो क्या लिखते हैं, नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, वरना अच्छा होगा कि बस सर कटाकर दम ले। वाह क्या इनका पंक्ति था, एकदम लोगों को, नौजवानों को जागने के लिए बता रहे थे कि तुम्हें क्या करना है कि गुलामी को मिटा कर के दम लो, नहीं तो अपना सर कटा दो तभी दम लो। ऐसा था इनका कर्म कि जो भी होगा एकदम यार या पार एकदम देख लेंगे, इस तरह से इनका स्टेटमेंट ही था। कलाम ए व्याकुल 1939 में व्याकुल जी की पहली रचना कलाम ए व्याकुल है, जो 1939 ईस्वी में विष्णुगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित हुआ है। फिर हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर इनकी रचना भी है। देखिए हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर इनका रचना क्या है कि ना ही कोई अलग ना आन गो, एक सबे हिंदू मुसलमान गो, राम रहीम एक कृष्ण करीम एक खुदा अल्लाह भगवान गो, जकरा लागी हमें घर दर्द त्यागलू। अब देखिए इनका इस तरह से क्या है, इनका स्टेटमेंट है कि सभी हम लोग क्या हैं, भाई भाई है, कोई अलग नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो, हम लोग अलग नहीं हैं, सब एक हैं। उसके बाद मांस धरलू जोगिया के भेष, जकरा लागी मोर हाड़, सुखी गेलक से हीरे विदेशा चली गेल, हाय रे विधि बड़ा ही दुख भैला। प्रगतिशील विचारधारा की एक कविता है। फिर है हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ेल गेल, सुनगे अखली सुनगे खगिया ऊंच करेजा आजे भैल। ये भी बताएं कि किस तरह से इनका जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो इनका दिल बड़ा ही खुश हो जाता है, बोलते हैं ना दिल गार्डन हो जाना, उस तरह। दंडवेत होती हथवे पोती देहिए अंगे मथवे तेल, क्या है मथवे तेल। फिर ठुमकी ठुमकी डहरे चलते, क्या है चल लय, देखी आँखिया तिरपित भैल। इस तरह से इनका है। पाटी चीरी सीधा चमकैली देली काजूर दुयो आँखिए, यानी काजर दे दिए, क्या है पाटी चीरी सीधा चमक, क्या है सीधा चमकैल देहली काजर दुयो आँखी, यानी आँख में काजल लगाया। इस कुलवे में बाबू
भगनी के छौवन संगे खेल खेल यानी खेले खेल सुनने सुनगे अखली सुनगे खगिया ऊँच करेजा आज है भैल। इस तरह से इनका था। गृहस्थी के बेटा हर जोतवा बोने बोन चराते गाय डंडवे भगवा माथे फेटा घाटा लपसी माठा खाए। इस तरह से लोग पहले खाते थे, तो उसी का वर्णन किए हुए हैं। और फिर है ऊँटे खैनी पिच पिच थुक्के कर, क्या है ओट में खैनी रहता है, पिच पिच थूके घर बाहर आंगन खरिहान। यानी लोग जब खैनी खाता है तो पिट पिट क्या करते रहता है, थूकता है। व्याकुल जी को गजाधर महतो प्रभाकर आधुनिक काल के कवि मानते हैं। देखिए कौन कवि मानते हैं आधुनिक काल के कवि, तो गजाधर महतो प्रभाकर जी किसको, व्याकुल जी को। और आधुनिक युग की शुरुआत जो कब हुआ था 1920 को से मानते हैं। जहाँ जी दीनमणि जी आकाश कुट्टी जी BN ओदार जी भी व्याकुल जी को मध्यकाल की कवि मानते हैं। मध्यकाल का और 1900 से लेकर 1950 की कवि मानते हैं। अब देखिए इन लोग किस तरह से इनको डाकते हैं, डाकना मतलब पुकारना। बाबू राम नारायण से भी इनको राष्ट्र कवि कहते हैं, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। फिर वो कहते थे 1989 में मृत्यु के पश्चात व्याकुल जी को खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की ओर से श्रीनिवास पानोरे जी स्मृति सम्मान दिया गया। देखिए इनको दिया गया। फिर व्याकुल जी की रचनाएं क्रांति होने की वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी सारी रचनाओं को जला दिया। देखिए अंग्रेज कितना एकदम पूरी तरह से लोगों को एकदम हालत ख़राब करके रखे थे। और कुछ नहीं, अपने साथ ब्रिटेन और कुछ क्या हुए कि वे ब्रिटेन भी लेके चले गए हैं। दुर्भाग्यवश इनकी सभी रचनाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बताइए इन्होंने कितना रचना की है। अब इनका पूरा के पूरा रचना जो है उपलब्ध नहीं है, जितना है उतना ही क्या हुआ कि लोगों के बीच में आया तो उतना को कोई को क्या किए एक्सप्लेन किए जो आया इनके बीच में। अब चलिए इसी से संबंधित हम लोग अब तो थ्योरी पोर्शन कर लिए, अब जानेंगे क्या है थोड़ा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का भी टेस्ट चख लेते हैं कैसा है। चलिए जानेंगे अब। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का नाम खोटा भाषाएं कौन साहित्यकार की जीवनी लिख ले हा, मतलब कौन साहित्यकार जो थे वो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जीवनी लिखे हैं, तो नाम है परितोष कुमार प्रजापति। आगे जानेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी साहित्य के कौन विधा के रचनाकार है, यानी कि किस तरह से ये जो लिखे हैं वो है तो ये जीवनी है। फिर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के नामे जीवनी कौन किताब इजराया है, तो दूडायर परासफुल में इजराइल है। फिर व्याकुल जी का जन्म कब हुआ था, तो 17 मार्च 1908 ईस्वी को। फिर व्याकुल जी के जन्म ठाव कहाँ है, माथाडी गिरिडीह है। फिर है सुखद खोटा साहित्य कुटीर कहाँ कर लागे, तो ये जो है सुखद क्या लिखा हुआ है, सुखद कोटा साहित्य कुटीर कहाँ है। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे कि माथाडी में हुआ था, बेंगाडी में हुआ था, बरवाडा में तो कहाँ पे हुआ था, ये बिशुनगढ़ में हुआ था। फिर व्याकुल जी के साहित्यकार विषय में कहल जाए प्रेम वीर ज्ञान, फिर है माजे के महात्म, फिर दुलारे के भाव, तो इनको सभी कहा जाता है। फिर आगे जानेंगे व्याकुल जी कैसन विचारधारा के हला, तो कैसा है तो प्रगतिशील विचारधारा के। फिर हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ेल गेल सुन गे अखली सुन गे खगिया ऊँच करेजा आजे बैल, ये किनका है लिखा हुआ कविता, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। फिर व्याकुल जी कौन भाषाएं के सृजन कर लिया, कौन से भाषा लिखे थे, हिंदी भी उर्दू भी खोटा भी, इनको अपने भाषा के अलावा अदर भाषा भी आता था। फिर 1930 ईस्वी में हजारीबाग के जेल हिंदी के कौन नाम जज का साहित्यकार से मिले थे, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी से। फिर है बेनीपुरी जी जेल में कौन नाम पत्रिका बहराया था, तो कैदी नाम। फिर व्याकुल जी की पहली रचना कौन नाम से प्रकाशित था, तो व्याकुल। फिर व्याकुल जी जेल कब गए थे, तो 1930 में। ये तो था व्याकुल जी का उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर दत्त जी की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। एक कवि और राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट कर भरी हुई व्याकुल जी के लेत्रायरे ई टा के कर कहल लागे, तो ये बात जो थे वो किन्होंने किए हैं थे, तो 15 का क्या हो जाएगा बी नंबर माखनलाल चतुर्वेदी जी को कथन था। फिर बाबू राम नारायण सिंह व्याकुल जी को क्या कहकर डांकते थे, तो राष्ट्र कवि कह के डांकते थे, पुकारते थे। फिर व्याकुल जी पहल किताब के नाम छाटा कौन है इनका, तो कलामे व्याकुल, तो कलाम। फिर नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम ले, ये व्याकुल जी की कौन रचना के टोना लगे, तो क्या कलामे व्याकुल जो है किताब उसका टोना है। व्याकुल जी
कब सिरेला इनका मृत्यु कब हुआ था? 17 सितंबर 1984 को। फिर है व्याकुल जी गांधी के संगे कब आयला? तो कब आए थे? 1925 में। इस तरह से आप लोग का जो था खोटा साहित्यकार के बारे में जो बताए थे, उनमें पहला आपको बताएं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। जैसे ही इनका नाम व्याकुल, काम भी वैसे ही एकदम पूरी तरह व्याकुलता से भरा हुआ था। यानी देश के जब आज़ाद देश में जो की लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा था, तो उस समय भी इन्होंने क्या किया? अपना जान को बाजी गंवा दिए, यानी पूरी तरह अपना जान लगा दिए और उस आज़ादी में पार्टिसिपेट हुए। तो चलिए, यदि आप लोग का इंक्वायरीज हो तो आप फिर कमेंट कीजिएगा, उसके आधार पे आप लोग के लिए फिर हम वीडियो को अपना समय निकाल के अपलोड करते रहेंगे। तो पसंद आता होगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।